रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट्री का डिस्कशन, जिसका नाम है आंट जेनिफर स्टाइगर। अब इस पोएट्री में वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज जो पेट्रियार्की से रिलेटेड है। इवन टुडे इन टुडेज वर्ल्ड आपको कई सारे प्लेसेस दिखेंगे जहाँ पे आज भी पेट्रियार्की जिंदा है, जहाँ आज भी लंबी लंबी घूंघटे डाल के रहती है औरतें और मर्द समाज या पेट्रियार्की के दबाव तले दबी हुई होती है। यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे आपके पास एक बेसिक राइट ऑफ लिविंग विच इज फ्रीडम ही नहीं है। इमेजिन करो, आपको हमेशा ही डोमिनेंस में रखा जाता है। विल यू बी एबल टू सर्वाइव इवन फॉर अ डे और टू? औरतें काफी सारे आज भी ऐसे ही दबी हुई जिंदगी जीते हैं। पहले के ज़माने में तो और भी बुरा हाल था। तो कैसी क्या चीज़ें थी? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में लोग कैसे अपने एक्सप्रेशंस को ज़ाया करते थे यूजिंग पोएट्री एंड लिटरेचर। आज वैसा ही एक आर्ट वर्क, पीस ऑफ आर्ट हम इस पोएट्री में देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ दिस पोएट्री, आंट जेनिफर स्टाइगर। सबसे पहला चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं कि मेन अबाउट द टेक्स्ट क्या है। हम इस पोएट्री में या इस टेक्स्ट में मेनली क्या चीज़ देखने वाले हैं। तो इन दिस पोम आंट जेनिफर स्टाइगर एंड एड्रियन रिच, जो हमारी पोएट है बेसिकली, शी एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। द पोम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स women has to go through in a male chauvinistic society. Aunt Jennifer, the protagonist, is symbolic of women all over the world who are victims of oppression at the hands of the patriarchal system. Thus, the poem illustrates the poet's feminist concern. अब क्या है ना, पोएट्री में एक चीज़ बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है कि कैसे पेट्रियार्की के वजह से औरतें दबी हुई रहती थी, डरी हुई रहती थी और अपने ज़िंदगी को जी भी नहीं पाती थी। दे वर सिंपली हाउस अरेस्टेड एंड घर का काम काज, देखभाल, टेक केयर करना, यही सारी चीज़ों में फंसी हुई रहती थी। उनके पास सिंपल अपने दिल का कुछ भी करने का आज़ादी तक नहीं था। तो इस पोएट्री में एड्रियन रिच बहुत खूबसूरत तरीके से हमें बताती है कि कैसे आंट जेनिफर is representing mass women of the whole world, जहाँ पे वो दिखाती है कि कैसे मेल चॉविनिस्टिक सोसाइटी या पेट्रियार्की के सिस्टम के तले वो दबी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत ही ताकतवर जोश था जो वो अपने आर्ट वर्क के थ्रू लोगों को दर्शा रही थी। एंड अपने दिल के अंदर का जो उसका एक्सप्रेशन है, जो इमोशन है, वो अपने आर्ट वर्क के थ्रू एक्सप्रेस करती थी। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि पेट्रियार्की जो है ना, मतलब द सैड रियलिटी इज, औरतें ही दबी हुई होती है पेट्रियार्की के सिस्टम में। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मेल डोमिनेंस होता है, पेट्रियार्की को बहुत टाइम्स वुमेन भी प्रैक्टिस करती है। मतलब इफ़ यू हैव सीन दोज क्लासिक सीरियल्स जहाँ पे घर की सबसे बड़ी जो वुमेन फिगर है, लीडर ऑफ द हाउस, शी इज द वन जो पेट्रियार्की के सिस्टम को हाउस होल्ड में कंटिन्यू करवा रही है, इवन इफ द मेल आर वांटिंग टू चेंज देयर वेज। दैट इज अ वेरी सैड रियलिटी। एंड यहाँ पे तो वी सी आंट जेनिफर बीइंग डोमिनेटेड एंड यू नो दबाव में रखी जा रही है बाय हर ओन हस्बैंड। तो कैसे क्या होता है, हमारे आंट जेनिफर का इमोशन क्या है, उस बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद ऑल द स्टैंजास। देयर आर 3 स्टैंजास इन दिस पोएट्री। तो तीनों स्टैंजा को बहुत क्लैरिटी के साथ समझते हैं। चलो, व्हाट डज द फर्स्ट स्टैंजा से? Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो क्या कहा जा रहा है? आंट जेनिफर जो हमारी मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएट्री है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया है। बुनाई का काम करते हैं ना लोग, तो उन्होंने एक आर्ट वर्क, पैच वर्क, कुछ भी बुला लो, वो आर्ट वर्क बनाया है जिसमें उन्होंने एक जंगल का बैकग्राउंड दिया है और वहाँ एक टाइगर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट होल आर्ट वर्क।
ठीक है। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि आंट जेनिफर्स टाइगर, ये टाइगर कहाँ है, दिस टाइगर इज इन द आर्ट वर्क जो आंट जेनिफर ने अपने हाथों से बुना है, बनाया है, ठीक है। और वो टाइगर क्या करता दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उसके आजू बाजू सिनेरियो क्या है, तो वही यही एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उनका जो टाइगर है ना, दैट इज प्रांसिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, मतलब जो आर्ट वर्क है उस आर्ट वर्क में ये जो टाइगर है ना वो ऐसा कूदता हुआ जा रहा है, इट इज जंपिंग एंड रनिंग अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन द जंगल, ऐसा एक सीन का पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। सो प्रांस मतलब होता है जंप, सो दिस टाइगर इज जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब अगर ये आर्ट वर्क है इतना सा, तो इस साइड से इधर वो जंपिंग वाला जो मोशन होता है ना, उस मोशन में वो आर्ट वर्क को बनाया गया है। एंड इट लुक्स लाइक ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इसका मतलब क्या है, ब्राइट टोपाज क्या होता है, टोपाज एक येलो जेमस्टोन होता है, ठीक है। बहुत सारे जेमस्टोन्स लोग हाथ में पहनते हैं, इधर उधर पहनते हैं ना, तो वो येलो कलर का एक जेमस्टोन होता है जो बहुत ब्राइट सा दिखता है। टाइगर के बॉडी का कलर क्या होता है, येलो, राइट। तो इट इज शोइंग कि वो टाइगर इतना यूथफुल है, इतना करेजस है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है, इतना फियर्स है कि उसका बॉडी एंड उसका ऑरा एकदम ब्राइट सा लग रहा है। इन हिज येलो बॉडी ही इज जंपिंग लाइक दैट, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट फुल ऑफ ग्रीन, मतलब ग्रीन घने जंगल में वो इस तरफ से उस तरफ कूद के जा रहा है, ऐसा एक सीन बना हुआ है आंट जेनिफर के आर्ट वर्क में। They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty, मतलब they as in the tiger, टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास लोग हैं, इंसान है, नहीं है, डजंट मैटर इफ देयर आर मेन, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन, क्योंकि उस टाइम पे मर्द शिकार करने जाते थे, है ना, तो वो मर्दानगी वाली हरकत कही जाती थी, मर्द सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। तो जो टाइगर है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक इंसान खड़ा है वहाँ पे, एक मैन खड़ा है, एक मर्द खड़ा है, डजंट केयर। वो अपने मर्जी से, अपने फ्रीडम से, अपने करेज के साथ वो इस तरफ से उस तरफ कूद के जा रहा है, चल के जा रहा है, भाग के जा रहा है, जैसे मर्जी जा रहा है। इट डज नॉट फियर द मेन जो वहाँ प्रेजेंट है, एंड इट इज वॉकिंग इन इट्स ओन एलिगेंट एंड करेजियस वे, नॉट एट ऑल फियरिंग और बॉदरिंग द मेन अराउंड। तो यहाँ पे सिंपली इतना ही कहा जा रहा है इन दिस फर्स्ट स्टैंजा कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है, दैट इज नॉट स्केर्ड ऑफ मेन स्टैंडिंग ओवर देयर अंडर द ट्री और बिसाइड द ट्री और एनीवेयर। द टाइगर इज जस्ट मूविंग अराउंड विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एलिगेंस, ग्रेस एंड अ लॉट ऑफ करेज। मतलब उस टाइगर की खूबी ये है कि वो एकदम निडर है, फियर्स है, करेजस है, डरता नहीं है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो टाइगर है, एज वी नो इट इज़ इन द आर्ट वर्क, वो रियल नहीं है। मतलब यहाँ पे द आर्ट वर्क ऑफ द टाइगर इज सिम्बॉलिक ऑफ आंट जेनिफर्स इनर डिज़ायर। मतलब क्या है, आंट जेनिफर दिल से जो चाहती है वो उस चीज़ को अपने आर्ट वर्क में मतलब प्रोड्यूस कर रही है। मतलब वो दिल से चाहती है कि अपने सोसाइटी में जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, या उसके घर में जो पति के दबाव तले दबी हुई है, या शादी के बोझ तले दबी हुई है, उस चीज़ से वो निडर होके जी सके, बिना डर के, मतलब बिकमिंग वेरी पावरफुल एंड करेजियस, शी वांट्स टू लिव आउट हर लाइफ लाइक दिस टाइगर दैट शी हैज़ मेड इन द आर्ट वर्क। लेकिन सैडली इन रियलिटी वो अपने शादी के बोझ तले दबी हुई है, क्योंकि पति से डोमिनेटेड रहती है वो, ठीक है। बेसिकली रियलिटी में कुछ ऐसा है कि शी इज लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर, इन कॉन्स्टेंट ऑप्रेशन ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन what she expresses in her artwork showcases her dreams and desires to be free, to be powerful, to be courageous, to be fierce, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है कि द टाइगर्स आर आर्ट वर्क क्रिएटेड बाय द आंट जेनिफर, ठीक है। एक ऐसा आर्ट वर्क बनाए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग टाइगर्स हैं,
एंड द टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट टू पास डेनिसन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब वही है कि ब्राइटली शाइनिंग एक ऑरा बना के वो टाइगर्स घूम रहे हैं अपने जंगल में, अपने स्पेस में, अपने एरिया में, लाइक विच इज अ ग्रीन फॉरेस्ट. एंड दे आर डिपिक्टेड एज पावरफुल, करेजियस, फ्री, नॉट स्कैर्ड ऑफ men beneath the tree. They move with grace, elegance and confidence, and the tigers represent Aunt Jennifer's desire for freedom and are a sharp contrast to her life of constant fear and oppression. ठीक है, जो हमने समझाया आपके आसान तरीके से आंसर राइटिंग के लिए, आंसर फ्रेमिंग के लिए, मैंने कुछ 4-5 स्टेटमेंट्स में यहाँ डाल दिए. कर लो यूज, आंसर फ्रेम कर लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो द सेकेंड स्टांजा. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंट जेनिफर जो अपनी है ना, वो सुंदर सुंदर आर्ट वर्क बना तो रही है एंड शी इज एक्सप्रेसिंग हर व्यूज इन दोज आर्ट वर्क्स, लेकिन रियलिटी में दिक्कत पता है क्या है, वो बहुत डरी और सहमी हुई है. सी दिस लाइन्स, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर आर्ट वर्क या द वुल, मतलब इट्स ट्रेम्बलिंग या शेकिंग. क्या हो रहा है? अगर आप कभी डर रहे होते हो ना, तो आप एक काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे. योर हैंड स्टार्ट शेकिंग, यू स्टार्ट पर्सपिरेशन, मतलब पसीने आने लगते हैं, हाथ कांपने लगता है. आंट जेनिफर का भी वही हालत है. वो काम बहुत सुंदर कर रही है, लेकिन शी लैक्स फ्रीडम, मतलब शायद ये आर्ट वर्क बनाने का भी फ्रीडम उनके पास ना हो. अभी शायद पति घर में नहीं है, इसलिए छुप छुप के आर्ट वर्क बना ले रही है. लेकिन कब पति आ जाए और चिल्लाने लगे कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या शौक पाल कर रखे हो, किसने बोला है तुम्हें, किसने इजाजत परमिशन दिया है कि ये तुम करो घर में बैठ के, वो डर हमेशा उनके दिमाग में बैठा हुआ है. तो जब वो ऐसे आर्ट वर्क बना भी रही है ना, वो छोटा सा सुई जो होता है, उस सुई को उठाने में भी उनका हाथ कांप रहा है, इतने ज़्यादा बोझ तले दबी हुई है. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. मतलब जो वेडिंग रिंग पहना जाता है ना, वो वेडिंग रिंग आंट जेनिफर के हाथ में एक भारी सा बोझ लग रहा है. मतलब दिस सिग्निफाइज कि शी इज बर्डन्ड अंडर हर मैरिटल क्या बोलूँ रिलेशनशिप, मतलब शादी के बोझ तले दबी हुई है. शादी इंजॉयबल या खुशहाली वाली नहीं लग रही है उन्हें. शी इज डोमिनेटेड इन दिस मैरिज, शी हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम आफ्टर दिस मैरिज. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले दब चुकी है, खुद के लिए वक्त नहीं निकाल सकती क्योंकि परमिशन नहीं है. तो शी हैज़ बिकम वीक बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन फ्रॉम हर हस्बैंड. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इतना बताया जा रहा है कि शी हैज़ बीन टॉर्चर्ड एंड टेरराइज्ड बाय हर हस्बैंड. उस डर के वजह से वो ढंग से सुई चला भी नहीं पा रही है अपने आर्टवर्क को बनाने के लिए. एंड शादी का जो बोझ है ना, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनको लग रहा है अब मतलब ये शादी मुझसे झेली नहीं जा रही है, निभाई नहीं जा रही है. इट इज़ फीलिंग लाइक इट्स अ बिग बिग बर्डन. इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना काम, इतना टॉर्चर कि अब मुझसे झेला ही नहीं जा रहा है. तो वो एक छोटा सा रिंग has become a burden for her, has become a big massive weight for her now. And that wedding ring symbolizes the torture and the domination जो उनके पति ने उनके ऊपर किया हुआ है. ठीक है, see the small explanation. Aunt Jennifer's fingers are fluttering through her wool and she finds the ivory needle hard to pull due to being terrorized and tortured by her husband. ठीक है, the massive weight of Uncle's wedding band suggests she feels burdened with her marital responsibilities. And lastly, this stanza conveys that women are subjugated and marriage becomes a burden due to responsibilities and expectations. बहुत सिंपल सी चीज़ है एंड ये आज भी काफ़ी हाउस होल्ड्स में प्रिवेलेंट है कि शादी के बाद अ मैन थिंक्स कि अरे मुझे तो ऑफिस जाना है, मुझे तो काम करना है, मैं घर का ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ. लेकिन
इन दिस जनरेशन द वुमेन आर ऑल्सो गोइंग आउट फॉर वर्क, है ना, बट फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि द वुमेन themselves are supposed to come back home after the whole day's work, do the झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाओ सब कुछ. Why? क्या अलग है? तुम भी जितना कमा रहे हो औरत भी उतना ही कमा रही है ना. मे बी द वुमेन इज अर्निंग मोर देन यू, तो तुम घर में क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करो. राइट नाउ ये सारी चीज़ें फिर भी डिस्कशन में आती है, बट पहले के समय में तो बिल्कुल भी नहीं था. द वुमेन वर ओनली सपोज टू बी स्टक इनसाइड द हाउस. अभी तक काफ़ी प्रदेशों में आपको दिखेगा कि औरतों को चेहरा दिखाना भी अलाउड नहीं है लोगों को, दूसरे लोगों को. घर वाले ही सिर्फ उनका चेहरा देख सकते हैं, इतना लंबा घूंघट. क्यों? इन दिस जनरेशन दस शादी becomes a big बोझ, becomes a big responsibility से भी ज़्यादा a burden in one's life. ठीक है, for women, for mainly women. Let's go to the last stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो यहाँ पे simply पोट ये कहते हैं कि आंट जब वो मर भी जाएंगी, मरने के बाद भी उनका शरीर उस टेरर, उस काइंड ऑफ डोमिनेशन एंड टॉर्चर जो भी उन्होंने झेला है उस चीज़ से उभर ही नहीं पाएंगी. मतलब इमेजिन व्हेन यू आर डेड, you do not feel anything, your body is simply lying dead, your soul only flies away from there and then maybe you are reborn as something or somebody else. लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आंट मरने के बाद भी she will not be released from the trauma that she had faced in her lifetime. इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी है. And her terrified hands will lie still ringed with ordeals. Ordeals का मतलब क्या होता है? Difficult, मुश्किल, saddening experiences in life. जैसे कि आंट जेनिफर के लाइफ में बहुत टॉर्चर फेस किया उन्होंने, डोमिनेंस फेस किया उन्होंने, तो वो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस या सैड एक्सपीरियंसेस उनके साथ फिर भी मतलब शी विल स्टिल बी ऑर्नामेंटेड विद इट. मतलब वो उन टॉर्चर्स से फिर भी उभर नहीं पाएगी मरने के बाद भी. ठीक है. एंड जो उनका वेडिंग रिंग था ना, वो ऑब्वियसली मरने के बाद ओपन कर देते हैं लोग, उसको रख लेते हैं, बट उसका छाप तभी भी रह जाएगा, विच विल बी सिम्बॉलिक ऑफ वॉट, द काइंड ऑफ सप्रेशन, टॉर्चर, ट्रॉमा, बर्डन दैट शी हैज़ फेस्ड थ्रू आउट हर लाइफ टाइम. लेकिन जो टाइगर उन्होंने अपने आर्ट वर्क में बनाया है ना, वो टाइगर्स तभी भी प्राउड, फियर्स, करेजियस, अनअफ्रेड वैसे ही रहेंगे. इवन व्हेन द मेकर इज डेड, those artworks will still remain as it is, still continuing the dreams and desires of that dead person, which is Aunt Jennifer. मतलब वो तो अपने लाइफ टाइम में ये क्वालिटीज नहीं दिखा पाई है ना, which is being powerful, being courageous, being unafraid, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए अपने लाइफ टाइम में. लेकिन उन्होंने जो आर्ट वर्क बनाया है जो इन क्वालिटीज़ को दर्शाता है, वो उन क्वालिटीज़ को तब भी अपहोल्ड करके रखेंगे एंड इट विल कीप शोकेसिंग द पावर दैट शी हैज़ मेड इनटू द आर्ट वर्क. ठीक है. तो वही बात यहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही है कि पहला तो अगर किसी भी चीज़ को, मेमोरी को, अपने थॉट को अमर बनाना है ना, उसके लिए लिटरेचर, आर्ट वर्क, ये चीज़ों को यूटिलाइज किया करो, क्योंकि लिटरेचर, आर्ट वर्क आपके मेमोरी को या थॉट को अमर कर देगी. ठीक है. बहुत टाइम्स में ऐसे होता था पहले के टाइम में कि राजा का स्टैचू बना दिया या किसी का मॉन्यूमेंट बना दिया, बट क्या होता है ना, विथ टाइम वो ख़राब होने लगता है. लेकिन लिटरेचर या पीस ऑफ आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो थ्रू आउट मल्टीपल जनरेशन्स या थ्रू आउट लाइफ टाइम, जब तक ये धरती जिंदा है तब तक वो रहेगी ही, वो गायब नहीं हो जाएगी हिस्ट्री से, है ना. तो ये एक चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है. दूसरा, द पोएट इज ट्राइंग टू शोकेस कि जैसे आंट जेनिफर ने अपने दिल के ख्वाहिश को, डिज़ायर को इस आर्ट वर्क में दिखाया है, वैसे ही द वुमेन ऑफ द सोसाइटी शुड बिकम
fierce, निडर, पावरफुल, करेजियस, अनअफ्रेड, एंड उन्हें सोसाइटी के इस जो शैकल है ना ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, उसको तोड़ के बाहर आना चाहिए, ठीक है. So the final stanza reveals that even death will not release Aunt Jennifer from the trauma and oppression she has suffered. Her hands will still be ringed with ordeals she was mastered by. However, the tigers she made will go on prancing proud and unafraid, suggesting art endures beyond human life. The poet may be suggesting that women need to break their chains and be unafraid like the tigers in real life. ठीक है. तो द इंटायर पोएट्री डिस्कशन इज डन स्टैंजा बाय स्टैंजा. लाइन में भी थोड़े एक्सप्लेनेशंस कर दिए मैंने. अब जो मैं बताना चाहूँगी आर द पोएटिक डिवाइसेस. सबसे पहला राइमिंग स्कीम है आपका AABB का. नेक्स्ट यू हैव सिम्बोलिज्म. टाइगर इज सिम्बॉलिक ऑफ व्हाट? आंट जेनिफर के दिल के ख्वाहिशें एंड ड्रीम्स. वेडिंग रिंग इज सिम्बॉलिक ऑफ व्हाट? द ट्रॉमा, द टॉर्चर, द बर्डन दैट she has faced because of the patriarchal society and because of the male dominated society. ठीक है. Second you have metaphor in the second line of first stanza. रुको मैं दिखाती हूँ कहाँ गया. फर्स्ट स्टैंजा का सेकेंड लाइन, ब्राइट टोपाज डेनिजन, मतलब ब्राइट टोपाज जो है ना, टोपाज जैसे येलो जेमस्टोन. अब उस येलो जेमस्टोन को टाइगर के बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है. तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है. दैट इज व्हाई वी हैव मेटाफर. हाइपरबोल क्या होता है? जब किसी चीज़ को बहुत एग्जैजरेट करके बताया जाए, खींच करके बताया जाए. यहाँ पे एक सिंगल वेडिंग रिंग को इतना भारी कहा जा रहा है कि हाथ ही नहीं उठ रहा है, इतना भारी है एक वेडिंग रिंग, ठीक है. तो एग्जैजरेशन हो गया, हाइपरबोल हो गया. एंड लास्टली आयरनी. आयरनी किस बारे में है? हमारी जो आंट जेनिफर है, शी इज सो वीक, शी इज सो पावरलेस, लेकिन उन्होंने जो आर्ट वर्क बनाया है दैट इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ हर, विच इज द टाइगर. वेरी पावरफुल, वेरी करेजियस, एकदम अनअफ्रेड ऑफ एनीथिंग. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, ठीक है. कंपैरिजन किसमें? आंट में, आंट जे वर्सेस हर टाइगर्स, ठीक है. ये सवाल के लिए भी ज़रूरी है, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को प्रिपेयर ज़रूर करो, ठीक है. खत्म हो गया डिस्कशन, वी आर डन विद द चैप्टर. नहीं मैम, क्वेश्चंस तो दे दो, हम घर पे प्रैक्टिस तो कर ले, फिर आपसे डिस्कस तो कर ले ज़रूर. ये रहे आपके लिए कुछ सवाल. इसके अलावा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. तो कुछ सवाल यहाँ है, लेट्स क्विकली रीड देम थ्रू. What do the fearless tiger and Aunt Jennifer's terrified hands represent? Does her embroidery offer real escape or just a temporary fantasy? ठीक है, बहुत आसान है. हमने इतने क्लैरिटी से पूरा पोएट्री समझ लिया है कि अब आप आसानी से आंसर कर पाओगे. सारे क्वेश्चन देख लो एक बार. What is the significance of the massive weight of the wedding ring and its contrast with the tiger's chivalric certainty? मतलब courageous way of life. Chivalric certainty is like courage, बहुत ज़्यादा हिम्मत होना, ठीक है. How do words like bright topaz, sleek, prance create the tiger's vibrant world? ये poetic device, ये poetic device का क्वेश्चन है, ठीक है. मतलब जब मैं हमेशा बोलती हूँ पोएटिक डिवाइसेस के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते कि इसमें ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कैसा है. ऐसे इनडायरेक्टली आते कि इमेजरी के फॉर्म में कैसे ब्राइट टोपास मतलब येलो कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द टाइगर, या स्लीक बॉडी, या प्रैंसिंग मतलब जंपिंग, ये सारी चीज़ें टाइगर का कैसा एक अपीयरेंस, वाइब्रेंट वर्ल्ड दिखा रहा है, उसके क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है. ऐसे पूछे जाते हैं. What does the final stanza suggest about Aunt Jennifer's unresolved struggle even after her death? How does the poem portray the constraints of marriage and male dominance on women's life? Explain how the tigers in the panel will go on prancing proud and unafraid even after the death of Aunt Jennifer. ठीक है. And lastly, दो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है.
बहुत बहुत आसान है. आई डोंट थिंक यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, बट फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स में लिख दो, मैं खुद ही आपको वहाँ रिप्लाई करूँगी. और उसके अलावा आंसर्स डिस्कस करने हो तो इंस्टाग्राम पे पहुँच जाओ, वहाँ पे डीएम कर दो. मैं मेक श्योर क्वेरीज भेज रहे हो तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. See you in the next one. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye, guys. Take care. Lots of love.